सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रत। तो आज भी वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर वेरियस लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी में आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे कि सेमिस्टर जो है सेमिस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, क्लास लेक्चर्स मिल जाएंगे, और बाकी आगे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों ना हो, सिलेबस तो सेम ही है ना। तो उसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आज भी हम वैसे ही डिस्कशन करने वाले हैं। बट गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही बनाती जाऊँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन कॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन हियर इज, तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया इनमें से है जो कि आप लोगों का हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। तो आप लोगों को पता होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ये तो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा ही होगा। तो ये जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है, ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, ये मेनली आप लोगों का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही कॉमन होता है। तो इसमें से ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है व्हिच कॉजेस मोस्टली दिस यूटीआई। सो ऑप्शन है ई कोलाई यानी एस्चेरेसिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है क्लेप्सिला स्पीसीज, और थर्ड पे आप लोगों को दिया गया है प्रोटियस स्पीसीज, और फोर्थ ऑप्शन पे आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो गाइज, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है बैक्टीरिया कैन कॉज यूटीआई और फ्रॉम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है। सो ये जो चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन जो है क्लेप्सिला एज वेल एज ई कोलाई एज वेल एज प्रोटियस, ये तीन स्पीसीज आपका यूटीआई कॉज करते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। लेकिन गाइज, ये आप लोगों को अगर नहीं पता था तो जान लीजिए, ये जो आप लोगों का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन थ्रू हॉस्पिटल एक्वायर्ड, यानी हॉस्पिटल में आप लोगों का बहुत सारे पेशेंट्स जाते हैं, राइट। तो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स विल फाइंड इन हॉस्पिटल। तो वहाँ पे अगर किसी एक पर्सन को यूटीआई हुआ है, इट मीन्स ये वो अगर वो वाला वॉशरूम यूज़ करता है या फिर करती है, नेक्स्ट अगर कोई जाता है तो वो वाला ऑर्गेनिज्म, वो वाला स्पीसीज 90% चांस है कि इट कैन ट्रांसमिट टू अदर पर्सन, अदर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल और टू एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स क्लेप्सिला एज वेल एज प्रोटियस एज वेल एज आप लोगों का एस्चेरेसिया कोलाई, ये तीन स्पीसीज जो हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो गाइज, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, दैट इज ऑन वैक्सीन। तो कोविड का वैक्सीन आप लोगों ने लिया है कि नहीं, उसका बूस्टर डोज लिया है कि नहीं, मेरे को थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं थोड़ा देखती हूँ कि कितने लोग जो है इतने अवेयर हैं दैट अबाउट दैट कोरोना वायरस। सो क्वेश्चन हियर इज which of the following vaccines is or are live attenuated vaccines। तो वैक्सीन्स इम्यूनाइजेशन चैप्टर में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। इम्यूनाइजेशन जो होता है, इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी का होता है, हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है, उसको हमारा नेचुरल भी हो सकता है, जो कि पैदा होने से स्टार्ट होने के बाद मदर से फीटस तक, जो जैसे कि हमारा आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है। उसके बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडी और बहुत सारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं वो डेवलप होते हैं, है, ठीक है, थ्रू एक्वायर्ड। और ये एक्वायर्ड भी दो टाइप का है। ये एक है नेचुरल, जो कि मतलब अगर कोई भी इन्फेक्शन, सपोज मीजल्स या फिर चिकन पॉक्स अगर हमको हुआ है, तो वो वाला जो एंटीजन का जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोडक्शन हुआ है, वो इट विल मेमोराइज दैट हाँ यही ए वाला एंटीजन आया था ना, तो आई विल रिमेंबर दैट। एंड रिमेंबर करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम वो वाला वायरस, वो वाला एंटीजन अगर कहीं पे भी अगर हमारे बॉडी को अटैक करता है, तो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस है और पता है उसको कि हाँ ये वाला जो एंटीजन है वो मेरा वाला है, उसको तो मेरे को अटैक करना है, ठीक है। तो उसमें से वो हो गया एक मेमोरी बेस्ड, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है जो पैसिव इम्यूनिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैक्सीनेशन। वैक्सीन से नहीं, तो हमारे जो बाहर से हम लोग एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट करते हैं टू द ह्यूमन बॉडी, वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड और एक होता है कील्ड वैक्सीन। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब होता है हम जो होते हैं, वो जो वायरस होता है, पैथोजेनिक फैक्टर जो होता है उसको हम लोग
डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद उसी वाला वायरस को हम लाइव इंजेक्ट करते हैं टू आवर बॉडी। तो वो होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर उसका पैथोजेनिसिटी वो फिर से अगर रीगेन कर लिया तो, लेकिन ऐसा नहीं होता नॉर्मली, लेकिन इसमें चांसेस, इसमें रिस्क है। लेकिन गाइस और दूसरा टाइप का वैक्सीन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कील्ड वैक्सीन। इट मीन्स हम क्या करते हैं, वो वाला वायरस को कील करके उसको नेक्स्ट हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे बॉडी को पता चले और एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाए। और उसके बाद अगर कहीं पे सच में अगर वो वाला वायरस जो है या फिर वो वाला पैथोजन एंट्री करता है देन हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होके तो है। ठीक है, तो ये होता है लाइव एटेन्यूएटेड एज वेल एज किल्ड एटेन्यूएटेड वैक्सीन का डिफरेंस। बट द क्वेश्चन हियर इज कि यहाँ पे जो 4 वैक्सीन्स दिए हुए हैं, BCG वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, MMR यानी मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन, दैट फुल फॉर्म होता है उसका। नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पे, दैट इज़ द ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से जानते हो, आप लोग मेरे को बता सकते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मीजल्स है, BCG है, MMR है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। ये क्वेश्चन का आप आंसर जो है ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये 3 के 3 वैक्सीन जो होते हैं ये लाइव वैक्सीन होते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं। और आप लोगों का ये काम है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कील्ड वैक्सीन का नाम अगर आप लोगों को पता है तो, कील्ड वैक्सीन्स का नाम अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख दीजिए, थोड़ा सा मेरे को भी पता चले कि आप लोगों को क्या पता कील्ड वैक्सीन्स के बारे में। तो फिर चलिए चलते हैं गाइज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वही वैक्सीन्स को लेकर है। व्हाट इज़ द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मीजल्स वैक्सीन? तो मीजल्स जो होता है आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को बचपन में हुआ होगा। ठीक है, एक से दूसरे को होता है बिकॉज दैट इज़ वायरल। ठीक है, तो ये जो मीजल्स वैक्सीन का जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसका जो वैक्सीन, तो उसको कौन सा रूट से लेते हैं? IM यानी इंट्रामस्कुलर, इंट्राडॉर्मल, और आप लोगों को दिया गया है सब क्यूटानियस, और उसके आप लोगों को दिया गया है ओरल। ओरल यानी आपको माउथ से ऐसे जैसे कि आप लोगों का ओरल पोलियो होता है वैसा वाला, या फिर IM इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स के नीचे इंट्रामस्कुलर, इंट्राडॉर्मल और सब क्यूटानियस। ये 4 ऑप्शन में से कौन से रूट से हम लोग मीजल्स वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ऑन आवर बॉडी? तो क्या गाइज आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? तो बताइए मेरे को, या फिर मैं ही बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सब क्यूटानियस। तो मीजल्स वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसका जो है पूछता भी, ये भी पूछता है कि मीजल्स वैक्सीन कब लिया जाता है। तो नॉर्मली हम लोग जैसे कि वैक्सीन लेते हैं पैदा होने के बाद हम लोग BCG वैक्सीन लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोगों का ये जो मीजल्स वैक्सीन हम कौन सा महीना या फिर कौन सा ईयर में लेते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 9 मंथ्स, 9 ईयर नहीं, कितने वीक्स भी नहीं, आप लोगों को याद रखना है 9 मंथ्स जब एक बेबी हो जाता है तो उसके बाद उसको मीजल्स वाला वैक्सीन दिया जाता है। अगर आप लोग एक पेरेंट हैं तो आपके बच्चे का वो भी वैक्सीन्स चाहिए, तो वैक्सीन्स नहीं चाहिए मतलब वैक्सीन्स तो लेना ही पड़ेगा, दैट इज़ कंपलसरी। तो आप अगर 9 मंथ उसको हो गया है तो मीजल्स वैक्सीन पक्का उसको दे दीजिए। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं गाइस, ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स कैन बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन? तो जैसे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, as well as आप लोगों का फंगस भी होते हैं, they are pathogenic, right? All these infections are pathogenic in nature. It may be bacterial infection, it may be viral infection, it may be fungal infection, because बहुत ही मतलब आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हियर इज, अगर किसी का फंगल इन्फेक्शन हुआ है, अगर हम लोगों ने उसको स्पेसिमेन को लिया है, स्मीयर बनाया है, उसको अगर हम स्टेन करेंगे तो कौन सा स्टेन हम लोग यूज़ करेंगे? तो दैट इज़ ग्राम स्टेन, इंडिया एक स्टेन, लैक्टोफेनल, कॉटन ब्लू, एंड ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। सो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ग्राम स्टेन में हम लोग मेनली आप लोगों को पता होगा हम लोग डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसके बाद आप लोगों को सेकंड में दिया गया है इंडिया इंक, दैट इज़ ए नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग में हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज हम इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कैप्सूल्स देखते हैं। ठीक है, कैप्सूल्स आर
विरुलेंस फैक्टर्स दे आर मोस्टली पैथोजेनिक, ठीक है। तो ये जो होता है आप लोगों का कैप्सूल्स को स्टेन करने के लिए हम लोग नेगेटिव स्टेनिंग दैट इज इंडिया इंक प्रिपरेशन करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है लैक्टोफेनल कॉटन ब्लू, और इसको आप लोगों ने सुना होगा, इसको आप लोग मेनली फंगल इन्फेक्शन को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे फंगल स्टेन के लिए हम लोग ऊपर 3 दिए हुए 3 स्टेन को यूज़ कर सकते हैं गाइज। हाँ, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये 3 के 3 स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्टेनिंग फंगल इन्फेक्शन। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ लैक्टोफेनल कॉटन ब्लू, दैट इज़ LCB स्टेन। अगर आपने कहीं भी सुना होगा LCB स्टेन के बारे में ना, सो दैट इज़ द लैक्टोफेनल कॉटन ब्लू, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस इज ए DNA वायरस। तो DNA होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, मेरे को पता है। तो ये जो वायरसेस होते हैं कभी कभार इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये DNA रहता है, कभी कभार RNA रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हेपेटाइटिस जो होता है ABCDE, आप लोगों ने सुना ही होगा हेपेटाइटिस के बारे में, और हेपेटाइटिस का वैक्सीन भी आप लोगों ने लिया होगा, मेरे को पता है। तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि ये जो हेपेटाइटिस A वायरस, V, C एज वेल एज E वायरस दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 4 हेपेटाइटिस वायरस में से ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA है। ऐसा कौन सा आप लोगों का हेपेटाइटिस वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल DNA है। तो क्या गाइस आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है। मोस्ट जो है वो आप लोगों का 75% यही हेपेटाइटिस कॉज करता है, आप लोग वैक्सीन्स पे लेते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ यही हेपेटाइटिस B वायरस। ये जो हेपेटाइटिस B वायरस होता है, इसीलिए क्या होता है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है DNA होता है, ये मोस्टली पैथोजेनिक होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जो टेस्ट करते हो ना HBsAg, तो वो वाला टेस्ट और कुछ नहीं, दैट इज़ द हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन टेस्ट आप लोग करते हो, उसमें से पता चलता है, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का हेपेटाइटिस B, दैट इज़ द जिसका जेनेटिक मटेरियल जो रहता है वो DNA रहता है। तो गाइस मेरे को लगता है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ में लिया होगा, और इसको पूरा याद कर लेना है। हेपेटाइटिस B वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल DNA रहता है, ठीक है, इसको नहीं बोलना है। चलिए चलते हैं और थोड़ा मोटिलिटी के बारे में देखते हैं। तो स्वार्मिंग मोटिलिटी नाम तो सुना ही होगा, किसका है आप लोग बताइए थोड़ा कमेंट सेक्शन में। तो स्वार्मिंग मोटिलिटी के बारे में हम लोगों ने सुना था। यहाँ पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके आई हूँ, दैट इज़ टम्बलिंग मोटिलिटी। तो टम्बलिंग मोटिलिटी इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो टम्बलिंग मोटिलिटी जो होता है ये कौन से ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑप्शन आर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, प्रोटियस वल्गरिस, एज वेल एज एंटरबैक्टर क्लोएका, एज वेल एज फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है क्लेप्सिला। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लेप्सिला से लेकर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस तक, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके अंदर में है दैट इट विल शो टम्बलिंग मोटिलिटी, राइट। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें से हो सकता है, अगर पता है आप लोगों को तो बताइए, नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, ये नॉर्मली हम लोग जितने सारे बैक्टीरिया पढ़ते हैं हमारे जो सिलेबस में, थोड़ा सा उसमें से हटके हैं, लेकिन क्वेश्चंस इसमें पूछ सकता है इन द एग्जामिनेशन। तो ऐसे थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो उसको थोड़ा देख लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही सही रहेगा। इजी सा सवाल है, 1-2 बार देख लोगे अगर आप लोगों का याद भी रह जाएगा। सो द ऑप्शन नंबर A, दैट इज लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन हो गया, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रॉट्समैन कॉलोनी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ड्रॉट्समैन कॉलोनी जो होता है, ड्रॉट्समैन कॉलोनी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो गूगल सर्च करके देख लीजिए कि ये ड्रॉट्समैन कॉलोनी क्या होता है। तो ये जो कॉलोनी, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया चाहे वो वायरस, सबका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं नॉर्मली। मतलब पूरा तो हम लोग ऐसे ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जैसे स्टाफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस के बीच में, लेकिन हम लोग कैटलेस कोएगुलेस टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा स्पेसिफिक जो, जैसे कि मोटिलिटी हो गया, जैसे टम्बलिंग मोटिलिटी हम लोगों ने देख लिया, तो वैसे ही ये जो ड्रॉट्समैन का जो कॉलोनी होता है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एंटेरोकोकस फीकलिस, एज वेल एज विरिडेंस
स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी स्ट्रेप्टोकोकाई का तीन आप लोगों को दिए हुए हैं ऑप्शंस, यानी स्ट्रेप्टोकोकस में से कोई भी हो सकता है, मैं अगर आप लोगों को हिंट्स बताऊं तो स्ट्रेप्टोकोकस का ऐसा कौन सा स्पीसीज है विच विल शो ड्रॉट्समैन कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक? सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पायोजेनिक इन्फेक्शन करता है, मोस्टली 70% स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से होता है। तो इसीलिए ये भी आप लोगों का ड्रॉट्समैन कॉलोनी दिखाता है। सो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस गाइस, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के लिए एक एक कैरेक्टरिस्टिक अगर आप लोग याद रख सकते हो, अगर मतलब बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा ये, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हीमोलिटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न में अकर ड्यू टू, ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हीमोलिटिक डिजीज, हीमोलिसिस क्या होता है? हमारे जो ब्लड में हमारा आरबीसी रहता है, रेड ब्लड कर्पस्कल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स आप लोग जिसको बोलते हो, वो आरबीसी जो होता है कभी कभार बर्स्ट कर जाता है, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, इट मे बी ड्यू टू समथिंग एल्स। तो हीमोलिटिक डिजीज जो होता है, जहाँ पे आप लोगों का आरबीसी होता है लाइज हो जाता है, बस्ट हो जाता है, हीमोलाइज हो जाता है इन न्यूबॉर्न, अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ है और उसको हुआ है हीमोलिटिक डिजीज, उसका जो आरबीसी है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइज हो रहा है, बस्ट हो रहा है, तो उसको ये किस वजह से हो सकता है? अगर कोई भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है और उसको हीमोलिटिक डिजीज़ हुआ है, तो आप लोग क्या उसको बताओगे, उसके पेरेंट्स को आप लोग क्या बताओगे? हाँ आपका बच्चे का ना ये हो सकता है। तो आपको तो पूछेंगे कि हाँ आप थोड़ा मेडिकल सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, तो आप लोग थोड़ा बताइए कि ये जो है बच्चा जो है ये अभी अभी पैदा हुआ है, उसको ऐसा कैसा डिजीज़ हो गया, ऐसा क्यों होता है? सो ऑप्शंस थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शंस आर एन RH नेगेटिव मदर कैरीज एन RH पॉजिटिव फीटस। अगर ये जो मदर है RH नेगेटिव है, लेकिन उसका जो बच्चा पैदा हुआ है, उसका जो फीटस था ये RH पॉजिटिव है, क्या ये सही हो सकता है? या फिर नेक्स्ट है एन RH पॉजिटिव मदर कैरीज एन RH नेगेटिव फीटस, यानी मदर पॉजिटिव है RH का, लेकिन उसका जो फीटस है, उसका जो बेबी था उसके पेट में, वो नेगेटिव है, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? या फिर ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है बोथ ऑफ द एबव, यानी बोथ हो सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी पे आप लोगों को दिया गया है नॉन ऑफ द एबव। तो ये तीन ऑप्शन में से ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो गाइस ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप लोग बताएंगे, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जहाँ पे आप लोगों का न्यूबॉर्न बेबी जो है उसको हीमोलिटिक डिजीज़ हो जाता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एन RH नेगेटिव मदर कैरीज एन RH पॉजिटिव फीटस। तो मदर जो होगा अगर वो RH नेगेटिव है और उसके जो फीटस है वो कैरी कर रही है, उसका जो है RH पॉजिटिव है, वो उस कंडीशन में, वैसा वाला कंडीशन में गाइस क्या होता है, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न होता है। इम्पोर्टेंट होता है, भूलना नहीं है। नेगेटिव से पॉजिटिव, मदर नेगेटिव बेबी पॉजिटिव, फीटस पॉजिटिव, अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में हीमोलिटिक डिजीज़ होता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा आज का सेशन के क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए, और उसके बाद अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम ID इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं, इसी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो सेक्शन। थैंक यू।